हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में युवा जंगल कविता को पढ़ेंगे, जिसे अशोक वाजपेयी ने लिखा है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। युवा जंगल का अर्थ कवि ने कहा है कि जैसे हरे भरे जो पेड़ हैं वो हरियाली से भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी उस जंगल की भांति उन हरे पौधों से सीख लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी कविता है अशोक वाजपेयी की, जिसकी व्याख्या को आज हम पढ़ेंगे। इसमें अगर हम लोग काव्य सौंदर्य को देखें तो इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद गुण है और रस इसमें शांत रस है। और इसमें मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है कि जंगल को एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले बच्चों आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको जो व्याख्या है, जो अर्थ है, वो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार आते रहेंगे। तो हम अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि ने कहा, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। अब कवि क्या कहते हैं कि एक युवा जंगल है। युवा जंगल का मतलब हरे भरे पेड़ों के जो समूह है, हरे हरे पेड़ों के जो जंगल है, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मानो वो हरे पेड़ मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं अपनी हरी उंगलियों से। उनकी जो हरी हरी टहनियाँ हैं, मानो वही उन वृक्षों की उंगलियाँ हैं और उन उंगलियों से मुझे वो अपने पास बुलाते हैं। तो उनके बुलाने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होता है? मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। तो कहते जैसे हरे भरे पेड़ हरियाली से भरे होते हैं, ऊर्जा, आशा, उत्साह से भरे होते हैं, उसी प्रकार अब तक मेरे रगों में, मेरे शिराओं में जो निराशा का खून बह रहा था, उन हरे पेड़ों को देखकर, युवा जंगल को देखकर आज मेरे अंदर भी उत्साह का रंग जो है, उत्साह का खून जो है मेरे अंदर, आशा का खून बहने लगा है। मेरे भीतर भी आशा बहने लगी है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। मेरी आंखों में, जब से युवा जंगल की ओर मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में, हरी मने अब हरे हरे अच्छे अच्छे भविष्य के सुनहरे सपने जो हैं वो मेरी आंखों में झांकने लगते हैं। मेरी आंखों में रंगीन सपने जीवन के दिखाई पड़ने लगते हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। ऐसा लगता है कभी अपने आप को हरे पेड़ की तरह महसूस करने लगा है। कहते कि मेरे कंधों पर जो अभी तक निराशा का बोझ था, अब मैं अपने कंधों पर जिम्मेदारियों के बोझ को, अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्यों को समझने लगा हूँ। होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। अभी तक मेरे अंदर जो निराशा थी, जो अनुत्साह था मेरे अंदर, उससे मेरे होठ जो हैं उस पे निराशा थी, उस पे मुस्कुराहट नहीं थी, खुशी नहीं थी। तो मेरे होठों की जो मुस्कुराहट है वो वापस लौट आई है और मेरे होठ भी अब गान मने गाने के लिए मेरे होठ भी हिलने लगे हैं। मेरे होठों से आशा के गीत निकलने लगे हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। अब कभी अपने आप को कल्पना करता है कि मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, मैं भी उस हरे पेड़ के समान हूँ। मैं अपने जीवन को ऐसा समझता हूँ मानो एक हरा मैं पेड़ हूँ। हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, और ऐसा लगता है मेरा जीवन एक हरे पेड़ के समान है, मैं हरे पेड़ जैसा हो गया हूँ और मेरी जो हरी हरी पत्तियाँ हैं। दीप्त रचना, दीप्त माने होता है प्रकाशित। मेरे जो पत्तियों रूपी जो आशा है वो मेरे रग रग में भर गई है। ओ जंगल युवा, हे युवा जंगल, बुलाते हो, तुम मुझे बुला रहे हो, तुम मुझे अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हो। आता हूँ, कवि क्या कहते हैं, हाँ मैं आता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ।
अब कवि अंत में क्या जोर देकर कहता है कि मेरे जैसे तुम्हारे जीवन में बसंत आता है, फूल और फल खिल जाते हैं, भर जाते हैं, उसी प्रकार मेरे भी जीवन में तुम्हें देखने के बाद बसंत आ गया है, मेरे जीवन में भी बहार आ गई है। अब मैं भी तुम्हारी तरफ आता हूँ और मैं भी अपने जीवन को तुम्हारी तरह ही बनाऊंगा। तो बच्चों, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग इनकी दूसरी कविता को पढ़ेंगे। अशोक वाजपेयी की दूसरी कविता है जो आपके कोर्स में भाषा एकमात्र अनंत है। यहाँ पर कवि भाषा को अनंत मान रहे हैं, जिसका कोई अंत ना हो। तो आज इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। इसके अगर काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें भी भाषा खड़ी बोली है और शैली इसमें मुक्तक है, रस इसमें शांत है और गुण इसमें प्रसाद है, और ये भी एक प्रतीकात्मक कविता है। तो देखिए इसमें क्या कवि कहता है कि फूल झरता है। कवि ने इसमें क्या कहा कि जो फूल है, फूल झरता है, मतलब फूल, पेड़ों से जो फूल होते हैं वो नीचे 1-2 दिन खिलने के बाद, थोड़े ही समय के बाद फूल जो है नीचे झड़ जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं कि फूल शब्द नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि फूल शब्द नहीं है। फूल तो नीचे गिरकर एक वस्तु है जो नीचे गिरकर समाप्त हो जाते हैं, उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, लेकिन जो शब्द हैं वो फूल नहीं है। शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, वो आजीवन रहते हैं, उनका अस्तित्व इस दुनिया से कभी भी समाप्त नहीं होता है। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। देखिए, उदाहरण के माध्यम से कवि अपनी बात को बताना चाहते हैं कि जैसे हम खेल में देखते हैं कि एक बच्चा गेंद को उछाल देता है तो दूसरी छोर पे खड़ा हुआ दूसरी बच्ची उस गेंद को लोक लेती है, उसी प्रकार मनुष्य भाषा रूपी गेंद को जब उछालता है, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने भाव को, अपनी बातों को भाषा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है, तो सदियों के पार, चाहे कितनी सदियां बीत जाएं, लेकिन वही बात, भाषा जरूर परिवर्तित हो जाती है, लेकिन वही बात परिवर्तित भाषा के रूप में दूसरा व्यक्ति भी एक आध सदियों के बाद वो भी कहता है। तो चाहे सदियां बीत जाएं, लेकिन भाषा कभी भी समाप्त नहीं होती है। अब आगे देखते क्या कहते हैं। अगले में दूसरा उदाहरण कवि देता है कि बूढ़ा गाता है एक पद्य। कहते कि जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक गीत गाता है, कोई गीत बैठ के गाता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, और काफ़ी समय के बाद, सैकड़ों साल के बाद फिर हम देखते हैं कि वो पद्य, वो गीत, इस दुनिया से वो शब्द समाप्त नहीं होते हैं और दूसरा बूढ़ा सैकड़ों साल बाद फिर उसी गीत को बैठा दोहरा रहा है। भूगोल और इतिहास से परे वो गीत इस संसार में रहता है, उसको भूगोल और इतिहास से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो भाषा है वो भूगोल और इतिहास से भी परे है, उसके बंधन में वो नहीं बंधती है, और दुनिया में किसी भी कोने में उस भाषा को कोई भी दोहराता है, किसी दालान में बैठा हुआ, तो संसार के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई दूसरा बूढ़ा उसी गीत को सदियों के बाद दोहराता है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना तो समय के साथ साथ बच्चा भी समाप्त हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, ना बच्चा ही रहेगा, ना ही बूढ़ा रहेगा, बूढ़े की मृत्यु हो जाएगी, बच्चा बड़ा हो गया, तो ना तो बच्चा रहेगा हमेशा, ना बूढ़ा हमेशा रहेगा, ना गेंद रहेगी, ना फूल रहेंगे, ना वो दालान रहेगा, रहेंगे फिर भी शब्द। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी वस्तु, हर वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाली है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो शब्द है वो अनंत है, उसका अस्तित्व दुनिया में कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। क्योंकि कवि का कहना है कि एकमात्र भाषा ही, शब्द ही ऐसी वस्तु हैं जो अनंत हैं, जिनका अस्तित्व इस दुनिया से कभी भी समाप्त नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें
चीज़ें इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगी। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।